हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सॉल्यूशन एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो में सीडीपी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अधिगम लर्निंग। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति परिस्थिति के से सीखता है और व्यवहार में परिवर्तन करता है। यह सीखना इसलिए हम कह सकते हैं परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। यानी हम लोग जब जन्म ले लेते हैं, क्या कर रहे हैं कि जन्म से हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म से हम लोग सीखना शुरू कर देते हैं। जब तक मर नहीं जाता है इंसान तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहता है। ठीक है, तो वही है अधिगम कि हम लोग जन्म लेते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक हम लोग सीखते रहते हैं। यानी ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, क्योंकि आप देखिएगा कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। सीखना कैसा? सीखना अनुकूलन प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यानी हम लोग क्या करते हैं कि सार्वभौमिक मतलब होता है कि हम हर जगह सीख सकते हैं। घर हो, बाहर हो, दुकान हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, तो हम लोग ये कहीं पे भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो सार्वभौमिक प्रक्रिया ये आपको पॉइंट बना के यहाँ से पूछ देता है कि सीखना कैसे प्रक्रिया है, तो सार्वभौमिक ऑप्शन देता है। तब ऑप्शन के साथ में जाएंगे। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है, कह रहा है सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया हम लोग मतलब दिमाग से, मस्तिष्क से ही सोच पाते हैं। किसी चीज को हम लोग उसके बारे में विचार कर पाते हैं, तो मानसिक के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा ही ये हो पाता है। तो ये कैसा प्रक्रिया है? एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना कैसा प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है और सीखना अनुकूलन प्रक्रिया है। ये कुछ पॉइंट आपको देखिएगा कि सीटेट में आपको क्या करता है, पॉइंट देकर आपको क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद देखते हैं सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल। मीनिंगफुल में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकरेज करना। यानी अगर कोई समस्या है तो बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि तुम कर सकते हो, और उसको इनकरेज करना है कि आप विभिन्न तरीकों से, एक से अधिक तरीकों पे, अगर एक तरीके से कर ले रहा है तो दूसरे तरीके को भी बताया कि इसके अलावा भी कोई और तरीका ढूंढो जिससे किया जा सके और इसको आसान बनाया जा सके। पर है अधिगम सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित, सेल्फ डायरेक्टेड हो। सीखना कैसी प्रक्रिया है? सीखना एक प्रभावशाली है और सेल्फ डायरेक्टेड अगर हो तो और क्या होगा? ये सार्थक होगा। प्रारंभिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सीखना लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। आप देखिएगा कि बच्चा करके अगर कोई चीज क्रियाविधि के क्रियाकलाप के द्वारा एक्टिविटी करके बच्चा अगर कोई चीज सीखता है तो वो आसानी से सीख भी जाता है और उसको अच्छा भी लगता है। ठीक है, वो उसमें मजा लेता है और रुचि लेकर करता है तो वो आसानी से सीख पाता है। ठीक है, उसको बोरियत जब फील होगा तो बीच में छोड़ देगा या बहाना बनाएगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसको जब उसमें रुचि लेगा बच्चा तो आसानी से वो किसी चीज को सीखेगा। और क्रियाकलाप के माध्यम से सिखाएं, एक्टिविटी करके सिखाएं। ठीक है, अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी, सामाजिक अवसरों में भागीदारी यानी बच्चा को विद्यालय में ऐसा बनाया जाए कि सभी बच्चे एक साथ सीख सके और सामाजिक अवसरों में इसको भागीदारी
महत्वपूर्ण भी होता है, जिससे यहाँ पे आसानी से बच्चा सीख पाता है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम मुख्य रूप से कैसा प्रक्रिया है? एक सामाजिक क्रिया है। ठीक है, अधिगम को शिक्षा को सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। बच्चा अगर अधिगम में सीखने के लिए सक्रिय भागीदारी अगर लेगा तो क्या करेगा? वो आसानी से सीख भी पाएगा और वो उस ओवर रुचि लेकर अगर करेगा तो उसको सीखने में ज्यादा मजा आएगा। जब बच्चा करके सीखेगा तो और आसानी से सीखेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, कह रहा है सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रियाएं शामिल है। और सार्थक अधिगम में मीनिंगफुल लर्निंग में क्या होगा? विश्लेषण करना होगा, समालोचनात्मक सोच तथा समस्याएं क्या है? समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर ऐसे अगर किया जाए तो बच्चा आसानी से सीखेगा। ठीक है, आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार अगर आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ और मैं चार पांच वीडियो पहले डाल चुका हूँ और सीटेट प्लेलिस्ट में आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब देखते हैं अधिगम वर्क कर्व ऑफ लर्निंग। पर जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ आदि ETC से प्रदर्शित किया जाता है तो वो अधिगम वक्र कहलाता है। यानी अधिगम वक्र कब किसे कहेंगे? जब वो मात्रा, प्रभाव, क्षमता किसी माध्यम या ग्राफ से हम क्या करते हैं? उसको प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, इसमें अधिगम की न्यूनतम या अधिकता या शून्य की स्थिति व्यक्त की जाती है। अधिगम वक्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो अधिगम वक्र को 4 भागों में बांटा गया है। हम लोग देखते हैं, सरल रेखीय वक्र तो स्ट्रेट लाइन कर्व, इसमें सीखने की गति एक समान होती है। आप देखिएगा, मैं डायग्राम बनाता हूं। यहाँ पे रखते हैं अभ्यास, यहाँ पे सीखने के गति, और सरल रेखीय में ऐसे होगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इसमें सीखने की गति क्या होता है? एक समान होता है। अब हम लोग सेकेंड स्टेज देखते हैं क्या होता है। कह रहा है इलिवेशन कर्व, इसमें सीखने की गति शुरू में कैसा होगा? शुरू में तेज होगा और उच्चतम स्थान बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी हो जाती है। यानी कुछ स्थान तक हम लोग सीखते हैं, उसके बाद सीखने की गति क्या होती है? बिल्कुल धीमी हो जाती है। तो हम लोग इसका भी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर रखते हैं अभ्यास, सीखने की गति, क्या कह रहा है? इसमें सीखने की गति शुरू में तेज, तो क्या होगा? शुरू में तेज होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ ऊपर जाने के बाद क्या होगा? कुछ बिंदु पहुंचने के बाद वो गति धीमी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद नतोदर अधिगम कर्व, कॉन्केव लर्निंग कर्व, इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी होती है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो सबको मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, आप डायग्राम भी देख सकते हैं।
ये अभ्यास हो गया। क्या कह रहा है, इसमें सीखने की गति शुरू में कैसा होगा, शुरू में धीरा होगा बिल्कुल, लेकिन एक स्थान पर पहुंचने के बाद क्या कह रहा है कि इसमें तेजी आता है। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, अब देखिएगा कोई कुछ बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड में रहते हैं लोग, तो क्या करेंगे कि वो बहुत तेजी सीखते हैं, लेकिन कुछ फोर्थ फाइव में जाने के बाद क्या होते हैं कि वो सीखने की गति उनकी धीमी हो जाती है। वहीं इसमें है कि देखिएगा कुछ बच्चों को कि शुरुआत में वो बहुत तेज सीखते हैं, लेकिन बाद में वो थोड़ा सा धीमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे डायग्राम इसका हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं मिश्रित अधिगम वर्ग। इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी होती है, अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी होती है, दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्र उन्नतोदर व नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप है। मिश्रित अधिगम वर्ग को एस अधिगम वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो होता है देखिए बढ़ेगा घटेगा तो क्या होगा, बढ़ते घटता रहता है। ठीक है, कह रहा है अधिगम पठार लर्निंग प्लेट। अधिगम पठार इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी इसमें न तो उन्नति होती है और न ही अवनति। अधिगम वक्र पठारों में अधिगम की गति 0 होती है। अधिगम पठार में क्या होती है, सीखने की गति 0 होती है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, इसमें सीखने की गति कैसा होगा, सीखने की गति 0 होगा। ठीक है, ना बढ़ेगा ना घटेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और आप सीटेट 2025 जुलाई के लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है स्पेशली, और आप देखना चाहते हैं और भी वीडियो सीटेट का, तो एनसीएफ मैं क्या क्या बना कर डाल चुका हूँ, वृद्धि एंड विकास का वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वृद्धि तथा विकास का वीडियो डाल चुका हूँ, RTE 2009 का वीडियो मैं बना के डाल चुका हूँ, NCF 2005 वीडियो बना के डाल चुका हूँ। ठीक है, अगर वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं। NEP 2020 में वीडियो बना के डाल चुका हूँ। ठीक है, तो और ये अधिगम का वीडियो बनाया जा रहा है, तो और भी वीडियो आप अगर देखना चाहते हैं तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। ये सब वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही आप वीडियो तैयारी कर सकते हैं, कहीं पे बैच परचेज करने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट भी, क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मैं करा दूंगा। आपको प्रैक्टिस सेट अगर नहीं भी लेना होगा तो आपको काम चल सकता है यहाँ पे CDP का स्पेशली। ठीक है, तो वृद्धि और विकास RTE 2009, NCF 2009, NEP 2020 अधिगम का बनाया जा रहा है। एक और मैं किसी का डाला हूँ इंटेलिजेंस का, बुद्धि का मैं बना के डाल चुका हूँ, उसका भी आप वीडियो जाके देख सकते हैं। ये 6ठा नंबर वीडियो है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये चलो स्लाइड पूरा हो गया था, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कह रहा है शिक्षण के स्तर। अब हम लोग शिक्षण के स्तर देखते हैं, लेवल ऑफ टीचिंग। आप देखिएगा कि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको बना के पूछ देता है। शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है। ठीक है, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर को किसने दिया था, तो ये हर्बर्ट ने दिया था। इस वैज्ञानिक का नाम था तो हर्बर्ट। ठीक है, स्मृति स्तर। ठीक है, स्मृति स्तर कौन दिया था, तो हर्बर्ट ने।
इस स्तर में बच्चे को रटने पर बल दिया जाता है, स्मृति स्तर पर बच्चों को याद कराया जाता है, रटाया जाता है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये है। तो इसको दिया था किसने? तो हर्बर्ट ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछ चुका है, कहीं ना कहीं पूछा गया है, तभी मैं इस पॉइंट को रखा हूं। ठीक है, ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर है। सबसे निचला स्तर शिक्षण का ये है। ठीक है, स्मृति स्तर अगर पूछेगा कि तो कहेंगे कि ये सबसे निचला स्तर है। यह किसने दिया था? तो हर्बर्ट ने स्मृति स्तर दिया था। शिक्षण, यह स्तर शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है। ठीक है, केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है स्मृति स्तर में। स्मृति स्तर का उद्देश्य क्या है शिक्षण अधिगम में? कि इसमें ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है। इसमें मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट है ये केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है, आप एक दूसरे को इसका मेन पॉइंट लिख लीजिए, केवल ज्ञान, और ये छोटी कक्षाओं के लिए होता है। और इसमें एक और पॉइंट है कि इसमें रटने पर बल दिया जाता है। ये सीटेट में अगर ऐसा रहता है तो ये नेगेटिव माना जाता है, रटने पर बल। लेकिन यहाँ पर स्मृति स्तर में हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था कि इसमें केवल ज्ञान अधिगम का उद्देश्य सिर्फ ज्ञान होगा, और छोटी कक्षाओं के लिए इसको स्मृति स्तर का यूज किया जाएगा और रटने पर बल दिया जाएगा। ठीक है, और ये छोटी कक्षाओं के लिए होगा, और ये हर्बर्ट ने दिया था। इसको आप याद करते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहां से बनाकर पूछता है। ठीक है, आपको मैं क्वेश्चन कुछ दिन में कराऊंगा, तो आप मेरे चैनल पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहीं पे याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है कि स्मृति स्तर कौन दिया था? तो हर्बर्ट ने। ठीक है, और यह हर्बर्ट ने दिया था। ये छोटे बच्चों के लिए है, ये छोटे कक्षाओं के लिए है। इसमें आपको रटने पर बल दिया जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए है। और इसका शिक्षण अधिगम में इसका उद्देश्य क्या है? केवल ज्ञान प्राप्त करना, और ये छोटी कक्षाओं के लिए है। स्मृति स्तर छोटी कक्षाओं के लिए है। ये यहाँ से आप पॉइंट याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको बना के पूछता है इस पॉइंट को। ठीक है, समझ बोध स्तर, समझ बोध स्तर लेवल, यह मोरिसन ने दिया था। समझ बोध स्तर कौन दिया था? समझ बोध स्तर कौन दिया था? तो मोरिसन ने दिया था। यह स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा है। यह इस तरह में रटने की बजाय, मेन पॉइंट है, ज्ञान को अच्छी तरह से समझने पर बल दिया जाता है। ठीक है, आपको समझ बोध स्तर में आपको रटने पर बल नहीं देना है। क्या करना है? समझने पर बल दिया जाता है। यह स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा है। और यह समझ बोध स्तर कौन दिया था? तो मोरिसन ने। और यह स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा है। ठीक है, और यह रटने के बजाय समझने पर बल देता है। आप पॉइंट को यहीं से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको बनता हुआ नजर सीटेट जुलाई 2025 के लिए क्वेश्चन बनता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, और समझ बोध स्तर क्या है? यह मोरिसन ने दिया था। यह इस स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा है। इसमें क्या होता है? इसमें रटने के बजाय समझने पर बल दिया जाता है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। उसके बाद आपका है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। चिंतन स्तर
शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा यानी सिखाने के लिए सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों का विकास को पूर्ण रूप का अवसर प्राप्त होते हैं, यह अवसर मिलता है। चिंतन स्तर में क्या है, सबसे शिक्षण अधिगम का ये सबसे ऊंचा स्तर है, ठीक है। और इसमें मानसिक प्रक्रियाओं का विकास के पर पूर्ण अवसर प्राप्त होता है। बच्चा को अगर पूर्ण अवसर मिलेगा, उसको अवसर देंगे सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, तो क्या हुआ, उसका मानसिक पूरा विकास हो पाएगा, ठीक है। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है, फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। चिंतन स्तर में बच्चों को पहले सिद्धांत और नियम बताया जाता है और बाद में कहा जाता है कि आप बच्चों से कि तुम आप इस पर क्या करो कि इसका निष्कर्ष निकालो कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा क्या राय है, तुम्हारा क्या विचार है, तो अपने विचार को व्यक्त करो कि इसको कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो चिंतन स्तर यह अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर है, ठीक है। इस तरह के चिंतन स्तर में बच्चों को मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास होता है। चिंतन स्तर से यहाँ पे सवाल आपको बनता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सीटेट में आपको पूछा गया है, तभी इसको मैं लिखा हूँ, ऐसे ही मैं लिख नहीं दिया हूँ। इसमें पहले बच्चों को विभिन्न नियमों सिद्धांतों को जानकारी दी जाती है, फिर बाद में बच्चों से कहा जाता है कि तुम इस पे निष्कर्ष निकालो, अपना राय व्यक्त करो, विचार को बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारा क्या विचार है, ठीक है। निकालने के लिए अवसर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। बच्चों में कुछ सीखने में अक्षमता पाया जाता है, तो क्या है, कह रहा है सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी कोई बच्चा अगर सीख नहीं पा रहा है तो उसको क्या क्या कमी हो सकता है, तो इसके यह एक चर अवस्था है। और हम लोग कुछ देखेंगे यहाँ पे, आपको हर बार एग्जाम में ये हर बार पॉइंट से पूछा जाता है, ठीक है। आप समझ लीजिए हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही है, ठीक है। और ये 7-8 है, तो इसमें देख लीजिएगा एक कम से कम आपसे पूछेगा, एक क्वेश्चन आपको कम से कम यहाँ से और फिर इस स्लाइड से आपको रहेगा, तो आपको मैं यहीं पे याद करा दूंगा। डिसलेक्सिया, तो पढ़ने से संबंधित, डिसलेक्सिया अगर किसी बच्चे को है तो कौन सा कठिनाई उसको हो रहा होगा, तो पढ़ने से संबंधित। डिसग्राफिया अगर है किसी बच्चे को, ठीक है, तो वो कौन सा कठिनाई उसको होगा, लिखने से संबंधित। ग्राफ, ठीक है, ग्राफ आप देखते हैं तो ग्राफ क्या है, लिखने से संबंधित है, ग्राफ लिखने से संबंधित। डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया अगर ऐसे आप लिखते हैं तो आप याद कर पाइएगा। डिसकैलकुलिया तो कैलकुलेशन, ठीक है, तो गणित, ठीक है। अगर आप ऐसे कीजिएगा तो आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। कर रहा है अधिगम अक्षमता, ठीक है, सीखने में किसी बच्चे को कोई समस्या आए, कठिनाई आए, प्रॉब्लम आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता कहते हैं, ठीक है। डिसलेक्सिया, अगर किसी बच्चे को डिसलेक्सिया है तो वो पढ़ने से संबंधित होगा, ठीक है। डिसग्राफिया तो ग्राफ लिखने से संबंधित, ऐसे करके आप याद कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको ये 7 में से कोई एक देखने को हर बार मिलता है, आपको भी मिल जाएगा आपके, ठीक है। तो फिर है डिसकैलकुलिया, तो गणितीय गणना से संबंधित, इसमें बच्चा गणना नहीं कर पाता है, जो घटा गुना भाग करने में आप उस बच्चे को परेशानी होता है, तो कैलकुलिया गणित से संबंधित। आप ऐसे कीजिएगा याद, आपको याद हो जाएगा। आपको हर हाल में आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि आप सीटेट पास करने के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं ऐसे करके याद करा दे रहा हूँ, कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है।
अधिगम अक्षमता किसे कहेंगे? तो किसी बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम कठिनाई आ रहा है तो उसको अधिगम अक्षमता है। ठीक है, अब ये क्या है? डिसलेक्सिया अगर किसी बच्चे को, तो पढ़ने से संबंधित है, और डिसग्राफिया तो लिखने से संबंधित है, डिसकैलकुलिया तो गणितीय गणना से संबंधित ये कठिनाई हो रहा होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, डिस्मोर्फिया। ठीक है, डिस्मोर्फिया ये भ्रम वाली स्थिति होती है। किसी बच्चे को अगर डिस्मोर्फिया है तो उसके अंदर भ्रम रहता है कि क्या है क्या नहीं है, ऐसे वो सोचता रहता है, भ्रम की स्थिति में रहता है। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया बोलने से संबंधित विकार है, डिस्फेजिया बोलने से संबंधित विकार है। और डिस्प्रैक्सिया तो शारीरिक कौशलों से संबंधित विकार है। डिस्थेमिया, डिस्थेमिया अगर किसी को है तो वो तनाव से ग्रसित होगा। ठीक है, 3 उधर था, 4 इधर है। डिस्मोर्फिया है किसी बच्चे को तो उसको भ्रम वाली स्थिति होगा, भ्रम की स्थिति से वो गुजर रहा होगा। ठीक है, डिस्फेजिया में बोलने से संबंधित विकार है, इसमें बच्चा डिस्फेजिया है तो बच्चा के बोलने में इसको कठिनाई होगा। और डिस्प्रैक्सिया है तो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार होगा, बच्चा को किसी अंग में, आपको हाथ पैर में कुछ प्रॉब्लम देखने को आपको मिल सकता है। डिस्थेमिया बच्चा हमेशा तनाव में रहेगा। देखिएगा कि आजकल कंपटीशन का जमाना हो गया, बच्चे पढ़ रहे हैं तो हमेशा तनाव में रह रहे हैं, तो आप टेंशन होकर बिल्कुल पढ़ें, टेंशन ना लें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस एकदम मस्त तरीका से पढ़ें। क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आप चैनल पे आए हो तो।